हेलो फ्रेंड्स। आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 194 सी के प्रावधान तब लागू होते हैं जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान पेमेंट की जाती है। आज के लेक्चर में आइए हम सेक्शन 194 सी के प्रोविजंस को डिटेल में समझेंगे। टीडीएस करने का टाइम। सेक्शन 194 सी के तहत टीडीएस डिडक्शन की लिमिट वह रेट जिस पर सेक्शन 194 सी में टीडीएस करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जिसमें टीडीएस करने की जरूरत ही नहीं है अंडर सेक्शन 194 सी, और बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 194 सी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को की गई पेमेंट से सोर्स पर टैक्स डिडक्ट करने की प्रोविजन करती है। आइए इस पूरे लेक्चर को फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जहां फर्स्ट पार्टी वो होती है जो किसी काम को कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है, और दूसरी पार्टी वो होती है जो उस काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिन्हें आम भाषा में हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो आगे की वीडियो में मैंने सेकंड पार्टी को कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही ट्रीट किया है, और जबकि फर्स्ट पार्टी वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के। तो मूल रूप से कुछ शर्तें हैं जिसे इस सेक्शन को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक है, जहां पर टीडीएस इस सेक्शन के थ्रू होगा। पहली शर्त यह है कि फर्स्ट पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट देती है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन? तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, जो इसी सेक्शन में हमें बताया गया है। और सेकंड पार्टी एक कॉन्ट्रैक्टर होती है, जिसके बारे में पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि फर्स्ट पार्टी और कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सेकंड पार्टी के बीच में एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में लेबर सप्लाई भी शामिल है, और पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दिस सम और कैरिंग आउट एनी वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट टू ए रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर शुड बी द रेजिडेंट। थोड़ा सा और इसको सरल करके बताता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जब भी कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई काम करवाता है या हमारे काम के बदले में पैसे देता है, तो उस व्यक्ति को, उस फर्स्ट पार्टी को, उस स्पेसिफाइड पर्सन को पैसे से कुछ राशि को टीडीएस के रूप में कट करके बाकी बची हुई राशि को कॉन्ट्रैक्टर को देनी चाहिए। इसमें दो पार्टियां शामिल है। पहली पार्टी तो वही जो काम करवाना चाहता है, पहले बताया था। दूसरी पार्टी खुद कॉन्ट्रैक्टर है, और यह कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंट होना चाहिए, और नॉन रेजिडेंट के मामले में यह प्रोविजन लागू नहीं होता। और उदाहरण के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो एबीसी लिमिटेड जो कि फर्स्ट पार्टी है, उसने अपने कारखाने के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे, और उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया XYZ लिमिटेड से कि आप हमें सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कीजिए। यहाँ जो फर्स्ट पार्टी है एबीसी लिमिटेड, वो सेक्शन 194 सी के प्रोविजन के तहत XYZ कंपनी को पेमेंट करने के टाइम पे टीडीएस कट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टीडीएस कट करके वही पैसा उसको देगी। आइए अब हम ये बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर देने वाला यानी कि फर्स्ट पार्टी कौन होना चाहिए। इस सेक्शन में इनकम टैक्स ने पर्संस की कैटेगरी निर्धारित की है। तो जिनमें पहली तीन कैटेगरी थोड़ी स्पेशल है। कौन सी तीन कैटेगरी? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, और एओपी और बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन तीनों मामलों में सेक्शन 194 सी के सेक्शन को लागू करने के लिए एक शर्त है। वो शर्त यह है कि उपरोक्त सभी नामों में पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान बिजनेस से 1 करोड़ रुपए से अधिक, या प्रोफेशन है अगर उनका, तो प्रोफेशन से 50 लाख से अधिक का कारोबार होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक इंडिविजुअल जो उसकी बिजनेस नीड्स के लिए मिस्टर एक्स को लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जबकि इंडिविजुअल है और लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब टीडीएस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो उस इंडिविजुअल यानी फर्स्ट पार्टी के बिजनेस के टर्नओवर पर निर्भर करेगा। यदि उसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक है तो टैक्स करना होगा, अन्यथा टैक्स करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर वो बिजनेस ना करके किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो 50 लाख रुपए से अगर ज्यादा उसका रिसीट है एक प्रोफेशन में, तो उसको टीडीएस करने की जरूरत है 194 सी के तहत, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं है। होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब तीन आदमियों के तीन मैंने नाम बताए, उनमें आपको पता चल गया, वहां पे एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही टीडीएस करना है। अब जो नाम बताने वाला हूं मैं स्पेसिफाइड पर्संस के, उसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, उनका टर्नओवर कितना भी और रिसीट कितने भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो नो सच कंडीशन इन द रिमेनिंग केसेस such as any company, any firm, any local authority, central government, any state government, any established corporation, any cooperative society, any registered society, any authority engaged for the business of dealing with and satisfying the need for housing accommodation
or for planning, development, improvement of towns, cities and village. Any trust, any university, any government of foreign state, foreign enterprise or any association body established outside India. तो जितने भी नाम मैंने ये बताया उनमें सेक्शन 194 से अप्लाई होगा, उसके लिए टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये फर्स्ट पार्टी है तो इनको टीडीएस करने की जरूरत है। अब हम सेक्शन में दिए जाने वाले वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफाइड पर्सन का तो पता चल गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सेल कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोलेंगे और सेल कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। इसी तरह कैरिज ऑफ गुड्स पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट रेलवे, वहां पे भी टीडीएस होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। कैरिज ऑफ गुड्स में कहाँ पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि कैरिज ऑफ गुड्स की एक्टिविटी है या फिर पैसेंजर की है, रेलवे को छोड़कर अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट का मोड है, बस है, ट्रक है, कुछ भी है, तो वहां पे टीडीएस करने की जरूरत है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग के लिए भी कैटरिंग की सर्विस है, वहां पे कैटरर को आपने ऑर्डर दिया है तो वहां पे भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाइंग ऑफ मटेरियल। अब मैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सेल कॉन्ट्रैक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। डिफ्रेंशिएट करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि टीडीएस सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में करना है और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में नहीं करना। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रा करता हूं जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो ध्यान से देखो, अगर कस्टमर प्रोवाइडेड मटेरियल, कस्टमर ने अपने मटेरियल दिया का उपयोग करके और उस कस्टमर की नीड और स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई करना, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता है। हालांकि इसमें वह सिचुएशन शामिल नहीं होती जब मटेरियल कस्टमर के अलावा कोई अन्य थर्ड पार्टी से खरीदी गई हो। जब मटेरियल कोई थर्ड पार्टी से परचेज की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट द्वारा उसको सप्लाई किया जाता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है और यहाँ पे सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई के बारे में कुछ एस्पेक्ट हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मटेरियल उसी कस्टमर या उसके एसोसिएट से, कस्टमर के सहयोगी से खरीदी जाती तो सेक्शन 194C के प्रोविजन लागू होते हैं, और जब मटेरियल उसी कस्टमर या उसके एसोसिएट से नहीं खरीदी गई तो 194C के प्रोविजन लागू नहीं होते। तो एक छोटा सा सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो अगर कोई फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को, मैन्युफैक्चरर को अपना मटेरियल देती है और अपना मटेरियल देके बोलते हैं कि भाई देखो इस हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन का मुझे माल आपसे चाहिए, और वो मैन्युफैक्चरर वैसा ही करके देता है, तो उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलता है। लेकिन फर्स्ट पार्टी अपना मटेरियल नहीं देती और उसको मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि मुझे ये माल चाहिए, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसी इवेंट में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली वाली इवेंट मैंने जो जिक्र किया उसमें आपको टीडीएस करने की जरूरत है। उप करता हूं आपको समझ में आ गया, तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड द फर्स्ट पार्टी, बी लिमिटेड सेकंड पार्टी, दिए गए डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के अनुसार शर्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके लिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को आवश्यक मटेरियल भी बेचा। तो समझ गए ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है कि सेल कॉन्ट्रैक्ट। पिछले वर्ष यानी कि जो प्रीवियस ईयर 2020-21 के लिए बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड पे 2 लाख रुपए की इनवॉइस इशू की। बी लिमिटेड ने बोला कि 2 लाख रुपए का खर्चा है, ये आपका बिल है, आप दे दो। तो ए लिमिटेड ने इनवॉइस के पे करने के टाइम पे टीडीएस कट करेगी। और इसी केस में अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को रॉ मटेरियल नहीं दिया होता तो मतलब ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता। तो बी लिमिटेड शर्ट प्रोवाइड करता है तो सेक्शन 194C के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट कब आता है? जब रॉ मटेरियल भी जो पार्टी फर्स्ट पार्टी प्रोवाइड करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑन व्हिच टीडीएस शुड बी डन, फॉर व्हिच मेथड इज प्रिस्क्राइब्ड। अभी देखो रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड करती है, अब रॉ मटेरियल के ऊपर भी टीडीएस करना है, इनवॉइस के ऊपर करना है, कैसे टीडीएस करना है, किस अमाउंट के ऊपर टीडीएस करना है। यदि इनवॉइस में जो इनवॉइस इशू करती है सेकंड पार्टी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा बी लिमिटेड ने, इनवॉइस मटेरियल की वैल्यू अलग से मेंशन है, मटेरियल की वैल्यू तो अलग से है और इनवॉइस की वैल्यू अलग से है। तो इनवॉइस वैल्यू और मटेरियल वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट, देखो 2 अमाउंट होंगे, एक तो मटेरियल की वैल्यू और एक मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट, उन दोनों को मिला के इनवॉइस वैल्यू आएगी। तो अलग से मटेरियल की वैल्यू कि देखो मटेरियल का खर्चा तो इतना है,
और ये हमारी कॉस्ट है। अगर अलग से दी गई है तो इनवॉइस वैल्यू में से मटेरियल की वैल्यू घटा के बची हुई अमाउंट पर टीडीएस काटा जाना चाहिए। यदि इनवॉइस में मटेरियल की वैल्यू अलग से मेंशन नहीं है तो पूरी इनवॉइस वैल्यू पर ही टीडीएस किया जाना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनवॉइस भेजा जिसमें टोटल वैल्यू 2,50,000 थी और अलग से 1,20,000 रुपए की मटेरियल की वैल्यू मेंशन है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू तो कितनी है? 2,50,000 और मटेरियल की वैल्यू 1,20,000 है। तो इस मामले में सेक्शन 194C के तहत टीडीएस केवल 1,30,000 रुपए जो 2,50,000 और 1,20,000 का माइनस करने का मिलेगा उस पर ही काटा जाएगा। जैसे मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को इनवॉइस भेजा जिसमें कुल मूल्य कितना था? 2,50,000 रुपए। अब उसमें 1,20,000 की मटेरियल वैल्यू का कहीं से भी अलग से उल्लेख नहीं किया गया। तो इस मामले में सेक्शन 194C के तहत टीडीएस पूरी की पूरी अमाउंट जो कि 2,50,000 है उस पर कट किया जाएगा। अब रेट का जिक्र करते किस रेट पे किया जाएगा? तो व्हेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स गेट अट्रैक्टिव द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द फॉलोइंग रेट। जब कॉन्ट्रैक्टर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो टीडीएस की रेट होगी 1%। जब कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सेकंड पार्टी इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है तो 2% के हिसाब से टीडीएस करना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पैन फर्निश नहीं किया तो डिडक्टर 20% की रेट पर टीडीएस कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम डिडक्शन की थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे। रेट का तो पता चल गया, लेकिन कितनी लिमिट तक थ्रेशोल्ड है, कब तक टीडीएस करने की जरूरत है कि नहीं। यदि कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन 30,000 रुपए से कम है तो टीडीएस कट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। बट कई बार टैक्स पेयर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जो 30,000 रुपए से ज्यादा का है उसे स्प्लिट करके 30,000 से कम अमाउंट के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वो टैक्स डिडक्शन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो पाती और टैक्स कट करने की भी जरूरत नहीं रहती। हालांकि टीडीएस डिडक्शन से बचने के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कम मूल्य वाले कॉन्ट्रैक्ट में स्प्लिट करने की जो टेक्निक है उसको रोकने के लिए एक प्रोविजन किया गया है कि जहां किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के भीतर पे की गई सिंगल अमाउंट 30,000 से या एग्रीगेट अमाउंट 1,00,000 रुपए से अधिक है तो टीडीएस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सिंगल अमाउंट है तो देखा जाएगा कि 30,000 से ज्यादा है कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने मल्टीपल अमाउंट किया है और पूरी मल्टीपल अमाउंट 30,000 से तो कम है, लेकिन उनको जोड़े और जोड़ने के बाद अगर वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा है तो समझो कि वहां पे टीडीएस कट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, भले ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक भी पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा की नहीं हुई तब भी सेक्शन 194C के तहत टीडीएस के प्रोविजन लागू होंगे, जहां एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को पे की गई ऐसी रकम का कुल योग अगर 1,00,000 रुपए से अधिक है। तो एक एग्जाम्पल देते हुए समझते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। एबीसी लिमिटेड ने कुछ पेमेंट की मिस्टर एक्स को, और यहाँ पर मिस्टर एक्स क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर है और मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल भी और रेजिडेंट भी है, तो तभी तो प्रोविजन आएगा। तो इंडिविजुअल है तो टीडीएस की रेट 1% रहेगी, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो 2%। फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो टीडीएस लगेगा। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ये पेमेंट करेगी। उसकी डेट बता रहा हूँ, पेमेंट बता रहा हूँ। 1/5/23 को 20,000 रुपए की, 1/8/23 को 25,000 रुपए की और 1/12/23 को 28,000 की पेमेंट की। तो जो पहली पेमेंट की गई है 1/5/23 को वो 30,000 से कम है, इसलिए वहां पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी पेमेंट की गई है 25,000, वो भी 30,000 से कम है तो वहां पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरी पेमेंट की गई है 28,000 की, वो भी टीडीएस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 30,000 से कम है। इसके बाद 1/3/2024 को, यानी कि फाइनेंशियल 23-24 की बात चल रही है, जहां पे एक पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू, उनकी पेमेंट हो गई है, 30,000 की पेमेंट और ड्यू है टू मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। अब मुझे ये बताओ कि इसमें टीडीएस करने की जरूरत है कि नहीं। तो इस केस में इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की मिस्टर एक्स को वो 30,000 से ज्यादा नहीं बढ़ रही, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। जबकि एग्रीगेट करें हम पूरे अमाउंट को 20,000, 25,000, 45,000 और 28,000 जोड़े तो 73,000 आ गए, तो वो भी 1,00,000 रुपए से कम है। लेकिन आखिरी में एक पेमेंट और बाकी है जिसकी पेमेंट नहीं की गई, वो कितनी है? 30,000। तो अगर 73,000 में 73,000 में 30,000 और ऐड करेंगे तो टोटल पेमेंट हो जाएगी 1,03,000, जो कि 1,00,000 से ज्यादा हो गई। सो टीडीएस 1 के प्रोविजन 94C के अंदर वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले की पेमेंट तो कर चुके हैं, तो उस पर तो टीडीएस कैसे करेंगे? अब जो बाकी की बची हुई अमाउंट है उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। तो बाकी की बची अमाउंट कितनी ड्यू है? 30,000 रुपए। तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड 1% ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ
3000। अब 1,03,000 का 1% कितना होगा? 10,300 रुपए। अब ये 10,300 रुपए पूरे 30,000 रुपए में से कट करने पड़ेंगे। सॉरी 1%, 1,03,000 का 1% होगा 1,030 रुपए। तो 1,030 रुपए 30,000 में से डिडक्ट करने के बाद ही देने पड़ेंगे। तो 30,000 में से अगर 1,030 रुपए डिडक्ट करेंगे तो 28,970 रुपीज बचेंगे, उसके ऊपर वो अमाउंट देनी पड़ेगी, बाकी का उसके ऊपर टीडीएस होगा। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब टाइम क्या है, किस टाइम पे टीडीएस को डिडक्ट करना है? तो आपने देखा होगा टीडीएस के जितने भी प्रोविजन है उसमें टाइम यही है, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो उसको बाई चेक और बाई कैश वो डेट, या फिर आपने अपने अकाउंट्स में उसको जस्ट एडिट एंट्री कर दिया वो डेट, जो भी डेट पहले हो रही है उसी डेट पे टीडीएस कट करना है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना, आपने बुक्स में शो कर दिया, आपकी बुक्स में एंट्री हो गई, तो आपको वेट नहीं करना कि कब पेमेंट करनी है, उसी टाइम पे टीडीएस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहां पे टीडीएस के कट करने की जरूरत है नहीं। तो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन ये आया है गुड्स कैरेज का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। जहां गुड्स कैरेज को चलाने यानी प्लाइंग, किराए पर लेने या पट्टे पर देने यानी हायरिंग और लीजिंग के बिजनेस करता है, उस दौरान पे गई राशि से टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है, यदि बिजनेसमैन डिडक्टर को अपना पैन फर्निश करता है। इस एक्सेप्शन को लागू होने के लिए उनके 3 कंडीशन है, जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्टर माल ढुलाई यानी कि प्लाइंग, किराए या पट्टे पर माल ढुलाई यानी हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज के समय के बिजनेस में होना चाहिए। ये बिजनेस करना चाहिए उसको, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जिसमें प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज है। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस ईयर के दौरान किसी भी को ट्रांसपोर्टर के पास 10 या उससे कम गाड़ियां होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा गाड़ी है तो टीडीएस करना पड़ेगा। तो 10 की लिमिट है, 10 से अगर कम है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर के लिए 10 है या 10 से कम है तो चलेगा, उसमें टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। और ही मस्ट फर्निश हिज पैन, कि देखो ये मेरा पैन है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ट्रांसपोर्ट के धंधे में टीडीएस करने की जरूरत हो करता हूँ, समझ में। बस नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो लॉयर हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट्स है, कंसल्टेंट है आदि द्वारा जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग सेवाओं के संबंध में टीडीएस के डिडक्शन करने की जरूरत 194C में नहीं है। सेक्शन 194J में प्रोफेशनल सेवाओं के लिए टीडीएस करने के अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 194C में नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है, कोई भी इंडिविजुअली एक्चुअल, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, कोई भी इंडिविजुअली एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पे की गई अमाउंट पर टीडीएस डिडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जहां पर ऐसी अमाउंट इंडिविजुअल या अपने पर्सनल पर्पज के लिए पे किया। जब कोई भी इंडिविजुअल या कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या पर्सनल पर्पज के लिए अमाउंट पे करते हैं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। होप करता हूँ आपको इस सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।